हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के प्रकार। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अपन शॉर्ट में देखते हैं कि जो एक व्यवसाय होता है उस व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं। वैसे मुख्य रूप से व्यवसाय को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है निजी उद्योग, दूसरा होता है सार्वजनिक उद्योग। ठीक है, अब जो निजी उद्योग होता है उसको भी दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो है गैर निगमित और दूसरा होता है निगमित। गैर निगमित में कि जो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन या उस व्यापार का जो मालिक होता है वही उसके प्रबंधन का कार्य भी देखता है, जबकि निगमित में जिन लोगों का पैसा लगा होता है उन लोगों के अलावा भी उसका मैनेजमेंट देख सकते हैं। ठीक है, अब जो गैर निगमित वो दो प्रकार का होता है, एक तो एकल स्वामित्व और दूसरी होती है साझेदारी प्रकार का। ठीक है, इन सभी को अपन डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। जो निगमित होता है, निगमित दो प्रकार का संयुक्त पूंजी कंपनी और सहकारी संगठन पब्लिक समितियाँ। अब जो संयुक्त पूंजी कंपनी है वो भी दो प्रकार का होता है, निजी सीमित कंपनी और सार्वजनिक सीमित कंपनी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और दूसरा जो सार्वजनिक उद्योग जो पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप है वो होता है विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम, सरकारी कंपनी, बोर्ड संगठन और मिश्रित निगम। अब इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व का मतलब सोल ट्रेडिंग या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब एकल स्वामित्व होता क्या है? तो एकल स्वामित्व या एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसकी स्थापना एक ही व्यक्ति द्वारा की जाती है। वही व्यक्ति उस व्यापार का पूर्ण स्वामी होता है, उसके प्रबंध एवं संचालन के लिए वही उत्तरदायी होता है तथा संपूर्ण लाभ हानि का स्वयं भागी होता है। एकाकी व्यापारी अपने व्यवसाय का सर्वेसर्वा होता है। वह स्वयं अपना मालिक है, स्वाधीन है और स्वतंत्र है। उसकी व्यक्तिगत योग्यता से संपूर्ण व्यवसाय प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि सपोज करो कोई आदमी है, वो अपने खुद के पैसे लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। अब वो व्यक्ति ही उस व्यापार का सब कुछ, उसका प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, उस बिजनेस का जो मैनेजमेंट होगा वो उस व्यक्ति के द्वारा ही देखा जाएगा। या फिर यदि उसको कोई उस व्यापार से कोई लाभ होता है, कोई हानि होती है, तो उसके स्वयं सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की होगी। लाभ या हानि का वो सब कुछ उसके ऊपर ही, उसके द्वारा ही वहन किया जाएगा, चाहे उसको लाभ हो रहा है या उसको हानि हो रही है। दूसरा, उस व्यक्ति में जो एबिलिटी होगी उससे उसका व्यापार डायरेक्टली प्रभावित होगा। तो एकाकी व्यापार में क्या होता है कि वो व्यक्ति ही, जो व्यक्ति उस बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट करता है वो उस व्यक्ति का स्वयं का ही लगा हुआ होता है और सारे लाभ हानि सबके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है और मैनेजमेंट भी उसी व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, अब जो एकाकी स्वामित्व होते हैं उनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। उनके जो एडवांटेज है कि एकाकी व्यापार के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे पहले होती है सुगम स्थापना। सुगम स्थापना का मतलब है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में किसी भी कानूनी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आपके दिमाग में कुछ आइडिया है और आपके पास पैसा है तो जो आइडिया है उससे बिना किसी औपचारिकता के आप डायरेक्टली वो व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि इसकी स्थापना बहुत सरल होती है दूसरे बिजनेस की कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा होता है शीघ्र निर्णय। व्यापार में परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती है, व्यापार के हित में तत्पर और शीघ्र निर्णय लेने होते हैं। एकल स्वामित्व में ऐसा निर्णय लेना आसान होता है क्योंकि व्यवसाय किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता। अब इस व्यवसाय में उसका जो मैनेजमेंट का, जो प्रबंध का कार्य देखता है वो स्वयं उसका मालिक ही देखता है। तो यदि उसको किसी स्टेज पर कोई डिसीजन लेना होता है तो उस डिसीजन को लेने में लेट नहीं होता, क्योंकि वो उसके अकेले, किसी से उसको डिस्कस करने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें होता है जो निर्णय लिए जाते हैं वो शीघ्र लिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रेरणा, डायरेक्ट मोटिवेशन, यह व्यवसाय
समाज के व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस व्यवस्था में परिश्रम और पारिश्रमिक में सीधा संबंध होता है। अब जैसे इस बिजनेस में क्या होता है कि जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उसको उतना ही ज़्यादा उसमें परिश्रम यानी कि मुनाफा उसको मिलता है। तो यह एक तरह से दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन वाला कार्य करता है कि दूसरे लोग इस टाइप के बिजनेस को देखकर इंस्पायर होते हैं। ठीक है। गोपनीयता, एकाकी व्यापार में व्यापारिक रहस्य गुप्त रखे जा सकते हैं क्योंकि व्यापार संबंधी बातें केवल एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क में रहती है। अब इस व्यापार को चलाने वाला या उसके मैनेजमेंट के जो कार्य देखता है वो एक ही व्यक्ति होता है जो उसका खुद का मालिक है। अब उस व्यापार को अगर यदि कोई अच्छा मुनाफा हो रहा है तो वो मुनाफा क्यों हो रहा है उसकी सारी रहस्यमयी बातें उसी आदमी को पता होती है। तो कोई भी आदमी अपने रहस्यों को दूसरों को नहीं बताता। इसीलिए कहा जाता है कि जो एकाकी व्यापार होता है उसमें गोपनीयता सबसे ज़्यादा रहती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार के रहस्य दूसरों को नहीं बताता है। ठीक है। जो नेक्स्ट है 5th है व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कांटेक्ट। अब जो इस टाइप का जो व्यापार होता है उसमें जो व्यापारी होता है वो ग्राहकों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, सीधे उनके संपर्क में आता है और जो ग्राहकों की जो रिक्वायरमेंट होती है, उनकी जो मांग होती है या फिर उनकी रुचि के अनुसार होता है वो उनको सामग्री उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ग्राहक और व्यापारी के बीच में पर्सनल कांटेक्ट होता है, एक दूसरे से डायरेक्ट काम मिलना होता है। इसीलिए ग्राहक की जो भी डिमांड होती है वो उस व्यापारी को बता सकता है। ठीक है। लॉच, फ्लेक्सिबिलिटी, अन्य व्यावसायिक प्रारूपों की तुलना में एकाकी व्यवसाय में सर्वाधिक लोच आ जाती है। व्यवसाय किसी प्रकार का परिवर्तन तत्काल एवं सरलतापूर्वक किया जा सकता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए किसी की अनुमति परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। अब यदि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और वो कुछ समय बाद में जैसे सही तरीके से नहीं चल रहा है या आपने जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो बिज़नेस स्टार्ट किया था उतना प्रॉफिट उस बिज़नेस में नहीं मिल पा रहा है तो उसके कभी भी उस बिज़नेस को आप चेंज कर सकते हो क्योंकि इसमें बिज़नेस को चेंज करने के लिए किसी की परमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। मितव्ययिता, एकाकी स्वामित्व में व्यवसाय का स्वामी सभी क्रियाओं को मितव्ययितापूर्ण ढंग से करता है क्योंकि ऐसा न करने से उसके लाभ कुप्रभावित होते हैं। अब जो एकाकी व्यापार होता है उसमें क्योंकि जो भी लाभ और हानि होगी उसका सारा क्रेडिट उसी व्यक्ति के ऊपर या उसका सारा भार उसी व्यक्ति के ऊपर आएगा जो उस बिज़नेस को संभाल रहा है या जिसका पैसा लगा हुआ है। इसीलिए जो एकाकी व्यापार का जो स्वामी होता है वो उसके सारे कार्यों में मितव्ययिता यानी कि कम से कम खर्चा लगाकर वो अपने सारे काम करने की कोशिश करता है। ठीक है। इसीलिए वो अधिक से अधिक कम व्यय लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है। पहल शक्ति से परिपूर्ण, फुल ऑफ इनिशिएटिव, एकाकी व्यवसाय में अधिकाधिक पहल शक्ति होती है क्योंकि व्यवसाय की संपूर्ण सत्ता व्यापारी के हाथों में होती है और निर्णय लेने के लिए उसे किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और निर्णयों को समय अनुसार भी बदला जा सकता। अब जो एकाकी व्यापार होता है उसमें अधिकाधिक पहल शक्ति होती है कि यदि उसको कोई नया कार्य करना है, उसको कोई नई डिसीजन लेनी है तो उसको खुद को ही लेनी होती है। ठीक है। तो वो तुरंत अपने किसी भी डिसीजन को या तो कोई पुराना डिसीजन लिया है तो उसको चेंज कर सकता है या अपना ऑलरेडी कोई डिसीजन चल रहा है तो उसमें उसको चेंज वो कर सकता है। नए कार्यों को स्टार्ट करने की वो उसमें एबिलिटी होती है कि वो कभी भी अपने कोई भी नया कार्य उस बिजनेस से रिलेटेड कर सकता है। ठीक है। अन्य लाभों में सीमित सरकारी हस्तक्षेप, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार से आपको किसी भी तरह की मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। एकाकी व्यापारी रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करता है और एकाकी व्यवसाय के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। एकाकी व्यापार से क्या होता है कि आसपास के लोगों को भी रोजगार यानी कि यदि मैं किसी एरिया में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया उसको देखते हुए दूसरे लोगों में भी एक रोज़गार की संभावना बढ़ती है, वो भी लोग कुछ अपना नया काम स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है। या फिर इसमें जो भी आपको व्यवसाय को स्टार्ट करना है वो पूरी आप स्वतंत्र होता है, आप किसी भी
चीज़ का व्यापार या किसी भी सामग्री का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। सीमित पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए सीमित पूंजी यानी कि कम से कम पूंजी में भी आप व्यापार को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे एकाकी व्यापार के क्या लाभ है। इसी तरह से एकाकी व्यापार के कुछ हानियां भी है, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला है सीमित पूंजी। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टर एक ही होता है कि जो उस व्यापार का मालिक होता है उसके द्वारा ही सारी पूंजी को इन्वेस्ट किया जाता है। तो यदि कोई व्यापारी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो उसके पास अधिक पूंजी की व्यवस्था नहीं हो पाती, इसीलिए इसमें सीमित पूंजी होने के कारण वह व्यक्ति अपने व्यापार को अधिक या विस्तृत तौर पर बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, असीमित दायित्व। एकल स्वामित्व का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें स्वामी के दायित्व तथा जोखिम की कोई सीमा नहीं है। हानि की अवस्था में अपनी सारी पूंजी गंवानी पड़ सकती है। अब जो एकल स्वामित्व का जो मालिक होता है उस व्यापार से रिलेटेड सारे कार्य उसी व्यक्ति को देखने पड़ते हैं, इसीलिए उस पर असीमित दायित्व यानी कि अनलिमिटेड उस पर लायबिलिटीज आ जाती है। और उन लायबिलिटीज़ के कारण यदि कभी कोई बिजनेस डूब जाता है या नुकसान में चला जाता है तो सारा नुकसान की भरपाई उस अकेले व्यक्ति द्वारा ही करनी पड़ती है। ठीक है, सीमित प्रबंधकीय योग्यताएं, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। जैसे जैसे व्यवसाय का विकास होता जाता है वैसे वैसे एकाकी व्यापार व्यवसाय को संभाल नहीं पाता है, उसमें दोषपूर्ण प्रबंध होने लगेगा और कार्यकुशलता कम हो जाएगी। अब जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ने लगता है तब आपको अपने बिजनेस को यानी कि उसको बढ़ाने के हिसाब से जो एबिलिटी उसमें होनी चाहिए वो हो सकता है उस अकेले व्यक्ति में वो एबिलिटी नहीं हो। तो उस कारण क्या होता है कि कभी कभार बिजनेस को नुकसान में जाना पड़ता है या बिजनेस नुकसान में जा सकता है। इससे क्या होता है कि अपने जो व्यापार में जो हानि होती है वो सारी हानि का दोष या सारी हानि उस अकेले व्यक्ति को ही वहन करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें जो एबिलिटी होनी चाहिए वो एबिलिटी नहीं हो पाती, एक ही व्यक्ति में इतनी सारी योग्यताएं नहीं हो पाती। उतावले निर्णय। यद्यपि एकाकी व्यापारी शीघ्र निर्णय ले सकता है परंतु यह संभव है कि अन्य लोगों के परामर्श के अभाव में शीघ्रता से लिया गया निर्णय व्यापार के अंत का कारण बन जाए। एकाकी व्यापारी को परामर्श की सुविधा न होने के कारण प्राय यह आशंका बनी रहती है कि गलत निर्णय से कहीं हानि नहीं हो जाए। अब जैसा कि जो एकाकी व्यापारी का जो मालिक होता है यानी कि उसका जो स्वामी होता है वो निर्णय तो तुरंत ले सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया वो निर्णय सही ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस व्यापारी को परामर्श यानी कि उसको गाइडेंस देने वाला कोई भी व्यक्ति या उसको सुझाव देने वाला या विचार विमर्श करने वाला उसके साथ कोई व्यक्ति नहीं होता। इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि उसके द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन यदि गलत हो जाता है तो आपका संपूर्ण व्यवसाय को हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, सीमित साख, लिमिटेड क्रेडिट। एकाकी व्यापार की साख सीमित होती है। जब कभी व्यवसाय को अधिक साख की आवश्यकता पड़ती है तो वह मिल नहीं पाती और व्यापार की गति में रुकावट आ जाती है। यानी कि जब कोई आदमी अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचता है तो उसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है और वह अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, स्थायित्व का अभाव, लैक ऑफ परमानेंसी। एकाकी व्यापारी के जीवन के साथ समाप्त हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी भी उतना ही कुशल हो। व्यापारी के बीमार होने तथा अनुपस्थिति की दिशा में भी व्यापार प्राय ठप हो जाता है। अब जो एकाकी व्यापार होता है उसका जो मालिक होता है यदि उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो यह जरूरी नहीं है कि वो उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसका बेटा या जो भी है उसका उत्तराधिकारी उस बिजनेस को सही तरीके से संभाल पाए। अब जो भी उसके मालिक में जो एबिलिटी थी वो उसके बेटे में एबिलिटी हो या नहीं हो इसका कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम कि यदि व्यक्ति कोई बीमार हो जाता है बीच में तो भी उसकी बीमारी का या उस जो असमय के लिए वो बीमार हुआ है उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके व्यापार पे आने लगता है और उसका व्यापार हो सकता है कुछ समय के लिए ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। गोपनीयता के दोष। एकाकी व्यापार में गोपनीयता बनी रहती है जिसके कारण व्यापार की सही स्थिति ऋणदाताओं को मालूम न होने के कारण वे उसे ऋण देने में हिचकते हैं। अब जो एकाकी व्यापार में वैसे गोपनीयता तो बनी रहती है लेकिन यदि कोई एकाकी व्यापारी होता है वो अपने
बिजनेस को या अपने व्यापार को यदि बढ़ाना चाहता है और उसको यदि कोई किन्हीं व्यक्तियों से या किन्हीं संस्थाओं से लोन लेने की आवश्यकता होती है, तो क्योंकि इनकी गोपनीयता उस एकाकी व्यापारी तक ही सीमित होने के कारण के बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है या कितना मुनाफा में चल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं होने के कारण उस व्यक्ति को ऋण देने में सारे व्यक्ति हिचकिचाते हैं या उसको ऋण देने से दूर भागते हैं। ठीक है, तो उस वक्त उस व्यापारी को अपने व्यापार को बढ़ाने में दिक्कतें आने लगती है। ठीक है, तो ये था एकाकी व्यापार के क्या अपने को फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अब हम लोग पढ़ते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप। वैसे कोई भी दो या दो से अधिक लोग मिलकर या उसमें पैसा लगाकर जब कोई बिजनेस या व्यापार स्टार्ट करते हैं तो वह कहलाता है साझेदारी। वह व्यापार क्या कहलाता है? साझेदारी व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था है जिससे वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने, अपना स्वामित्व रखने तथा उसमें होने वाले सामूहिक लाभ के प्राप्त करने के लिए निजी धन, संपत्ति, श्रम तथा कुशलता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें साझेदारी में दो या दो से अधिक लोग मिलकर अपना पैसा लगाते हैं। उस व्यापार का समस्त प्रबंधन का जो कार्य होगा वो उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है या उस व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हीं व्यक्तियों द्वारा श्रम किया जा सकता है या उनकी एबिलिटी का उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, कोई भी अगर साझेदारी हो रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम के तहत करवाना जरूरी है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जो साझेदारी की परिभाषा वो है, साझेदारी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो परस्पर किसी व्यवसाय के लाभ में भाग लेने हेतु संगठित हो तथा जिसका संचालन वे सब या उनमें से उनका एक प्रतिनिधि बनकर करता हो। वे सब व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे के साथ साझेदारी का समझौता किया हो, साझेदारी की स्थापना की हो, व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं। इसमें जो व्यक्ति लाभ कमाने के लिए अपना पैसा, अपनी एबिलिटी, अपनी संपत्ति इन्वेस्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति इसमें साझेदार कहलाते हैं। और जिस नाम से वो साझेदारी स्टार्ट करते हैं वो नाम फर्म कहलाता है, वो उस साझेदारी का फर्म कहलाता है नाम। ठीक है, अब वैसे साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 व्यक्ति होंगे तभी वह व्यापार साझेदारी व्यापार कहलाएगा। और अधिकतम जो है, जो बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है और जो साधारण व्यवसाय जो यानी कि गैर बैंकिंग है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब जो साझेदार होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। साझेदार अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर्स। ऐसे साझेदार जो फर्म के प्रबंध व संचालन में पूर्ण रूप से तथा सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी कि जो भी आपने व्यापार स्टार्ट किया है उस व्यापार का जो प्रबंध का कार्य देखते हैं उन मेंबरों को, उन सदस्यों को कौन सा कहा जाता है? सक्रिय साझेदार कहा जाता है। ठीक है, निष्क्रिय साझेदार, इस श्रेणी के साझेदार व्यवसाय के प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं और वे अपने हिस्से की पूंजी व्यवसाय में लगाकर समय पर लाभ। जो निष्क्रिय साझेदार होते हैं वो क्या करते हैं कि व्यापार में अपना पैसा तो लगा लेते हैं, उस पैसे से उनको जो भी प्रॉफिट होता है वो समय समय पर उनको मिलता रहता है, लेकिन व्यापार का जो प्रबंध होता है उसमें वो किसी भी तरह का भाग नहीं लेते, यानी कि उसमें इंटरफेरेंस किसी भी तरह का वो नहीं करते। ठीक है, तो ये था निष्क्रिय साझेदार। एक टाइप होता है नाम मात्र के साझेदार। जो साझेदार न तो पूंजी लगाता है, न लाभ हानि में भागीदार बनता है और न प्रबंध में भाग लेता है, किंतु अपने नाम और शाख का फर्म करने की अनुमति या प्रयोग करने की अनुमति देता है, उसे नाम मात्र का साझेदार कहते हैं। अब कुछ साझेदार ऐसी होती है जिनकी गुडविल ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है, तो वो क्या करेंगे कि अपनी नाम यानी कि उनका जो नाम है या उनकी जो शाख बनी हुई है उस शाख का या उनके नाम का उपयोग उस व्यापार में किया जाता है, परंतु वो न किसी की तरह का उनका इन्वेस्टमेंट होता है, न किसी मैनेजमेंट के कार्य देखते हैं या न ही को उनको लाभ हानि का फायदा या लाभ हानि का वो बंटवारे में हिस्सा लेते हैं, तो उनको नाम मात्र का साझेदार कहते हैं। ठीक है,
फोर्थ है गुप्त साझेदार, सीक्रेट पार्टनर्स, वे साझेदार जो कि प्रबंध में भाग लेते हैं लेकिन बाहर के लोगों को उनके साझेदार होने की जानकारी नहीं होती, गुप्त साझेदार कहते हैं। ये सदस्य वो होते हैं जो कि मैनेजमेंट की जो भी मीटिंग होती है, प्रबंध की जो भी मीटिंग होती है उनमें भाग लेते हैं लेकिन उनका नाम बाहर किन्हीं लोगों को पता नहीं चलता, यानी कि उनका नाम बाहर के लोगों में डिस्क्लोज नहीं किया जाता, वो कहलाते हैं गुप्त साझेदार। जो फिफ्थ है अवयस्क साझेदार, माइनर पार्टनर्स, वे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष नहीं होती तथा व्यवसाय से संबंध रखते हैं, अवयस्क साझेदार कहलाते हैं। कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है परंतु उनका पैसा कहो या वो मैनेजमेंट में किसी तरह से उसमें भागीदारी ले रहे हैं, तो वो कहलाएंगे अवयस्क साझेदार। जब कोई घरेलू व्यवसाय किया जाता है या घर के कुछ मेंबर मिलकर किसी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो उसमें इस प्रकार के साझेदार होते हैं। केवल लाभ में साझेदार, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, जो साझेदार फर्म के लाभ में हिस्सा बांटता है और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होता उसे केवल लाभ में साझेदार कहते हैं। ऐसा साझेदार साधारणतः प्रबंध में भाग नहीं लेता है परंतु बाहरी व्यक्तियों के प्रति उसका दायित्व असीमित होता है। वो व्यक्ति जो केवल व्यवसाय के लाभ में ही अपनी भागीदारी रखते हैं, अगर यदि व्यवसाय में हानि हो जाती है तो उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, तो वो व्यक्ति कहलाते हैं केवल लाभ में साझेदार। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रकार थे कि पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, सदस्य कितने, ये साझेदार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ओनरशिप में कि एकाकी व्यापार क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। आने नेक्स्ट क्लास में हम लोग कि पार्टनरशिप के लिए क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है या जो दूसरी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।